अध्याय 151। मशीन को बिजली की आपूर्ति से जोड़ने के बाद अमन ने बिना समय गंवाए उसे तुरंत चालू कर दिया। शुरुआत में तो मशीन शांत रही, कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद अमन शांत रहा क्योंकि उसे पता था कि मशीन को चालू होने में समय लगेगा। मशीन में डाला गया ऊर्जा कंटेनर एक हल्की चमक छोड़ने लगा और धीरे धीरे संग्रहित ऊर्जा मशीन के परिपथों में प्रवाहित होने लगी, जिससे उसके सामने आने वाला हर रास्ता रोशन हो गया। जैसे जैसे ऊर्जा पूरे सिस्टम में फैलती गई, चमक और तेज होती गई, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि सभी जुड़े हुए घटकों को उनकी जरूरत की ऊर्जा तुरंत मिल सके। ऊर्जा परिपथों के पूरी तरह चार्ज हो जाने पर केंद्रीय रूपांतरण इकाई सक्रिय हो गई और मशीन को उसके कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया। क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, जिसे एकीकरण माध्यम के साथ उन्नत किया गया था, सक्रिय हो गई और सिस्टम डायग्नोस्टिक्स चलाने लगी। सभी गतिशील भागों की जांच करके यह सुनिश्चित करने लगी कि उनकी कार्यक्षमता सही है। मशीन से एक गहरी, गूंजती हुई ध्वनि निकली, मानो कोई सुप्त ड्रैगन जाग रहा हो। यह शक्ति और सटीकता की ध्वनि थी क्योंकि निदान पूरा हो चुका था और सिस्टम अपने पहले परीक्षण के लिए तैयार था। अचानक कमरे में डिंग की आवाज गूंजी, जिसने अमन का ध्यान आकर्षित किया। तभी उसके सामने एक नीली स्क्रीन प्रकट हुई जो सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रस्तुत कर रही थी। बधाई हो, सिस्टम आपको न्यूनतम सहायता के साथ अपनी दुनिया की तकनीकी क्षमताओं से भी आगे निकल जाने वाली उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई देता है। इस उपलब्धि के सम्मान में सिस्टम आपको आपकी वर्तमान स्थिति के लिए लाभदायक माना जाने वाला एक पुरस्कार प्रदान करता है। क्या आप पुरस्कार स्वीकार करना चाहेंगे? हाँ, नहीं? अमन की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। यह अविश्वसनीय है, उन्होंने सिस्टम की स्वीकृति से प्रसन्न होकर कहा। उत्सुकतावश ऑरोरा ने पूछा, क्या हो रहा है? अमन ने प्रॉम्प्ट का विवरण साझा करते हुए बताया, प्रणाली मुझे सफलतापूर्वक प्रिंटर बनाने के लिए पुरस्कार दे रही है। इनाम क्या है? ऑरोरा ने पूछा, उसकी उत्सुकता स्पष्ट थी। अमन ने जवाब दिया, इसमें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं लिखा था, लेकिन इसमें मेरी वर्तमान स्थिति के लिए कुछ उपयोगी वादा किया गया था। यदि सिस्टम कहता है कि यह उपयोगी है, तो यह निश्चित रूप से उपयोगी होना चाहिए। ऑरोरा ने सिस्टम के निर्णय के महत्व को समझते हुए आश्वस्त किया। आपको प्रिंटर में सामग्री लोड करने का काम पूरा करना चाहिए और फिर इनाम स्वीकार करना चाहिए। प्रिंटिंग प्रक्रिया में समय लगेगा क्योंकि मशीन को कैलिब्रेशन की जरूरत है, ऑरोरा ने सुझाव दिया। अमन सहमत हो गया और मैक और दूसरे अंगरक्षकों द्वारा लाए गए एक बड़े एल्यूमीनियम ब्लॉक को लेकर मशीन की ओर बढ़ा। उसने मशीन के बड़े दरवाजे खोले और ब्लॉक को ध्यान से खोखली जगह में रख दिया। एक बार ब्लॉक स्थापित हो जाने पर अमन ने दरवाजे बंद कर दिए और निर्देश दिया, आप परीक्षण शुरू कर सकते हैं। ऑरोरा ने क्वांटम चिप को निर्देश प्रेषित किया और परीक्षण शुरू कर दिया। अगले ही पल मशीन का अंदरूनी भाग एक सुरक्षा कवच से ढक गया, जिसने ब्लॉक को अपनी जगह पर लॉक कर दिया और उसे बाहरी वातावरण से अलग कर दिया। मशीन के ऊपरी हिस्से में लगी विघटन इकाई सक्रिय हो गई और एल्यूमीनियम ब्लॉक के परमाणु दर परमाणु टुकड़े टुकड़े होने लगे। विघटन की यह प्रक्रिया 10 मिनट तक चलती रही, जब तक कि ब्लॉक पूरी तरह से गायब नहीं हो गया और उसकी मौजूदगी का कोई निशान भी नहीं बचा। इसके बाद संग्रह इकाई ने अपना काम शुरू किया। एल्यूमीनियम परमाणुओं को इकट्ठा करके उन्हें एक छोटे से कवच में बंद कर दिया। फिर परमाणुओं को कई प्रणालियों द्वारा निर्देशित किया गया और उन्हें एक एक करके जोड़कर मूल ब्लॉक का पुनर्निर्माण किया गया। परमाणु मुद्रण में 3 मुख्य चरण शामिल हैं: विघटन, संग्रहण और पुनर्निर्माण। सबसे पहले पदार्थ को उसके परमाणु घटकों में विघटित किया जाएगा। फिर इन परमाणुओं को सावधानीपूर्वक एकत्रित करके एक नियंत्रित वातावरण में संग्रहित किया जाएगा। अंत में उन्हें उच्च परिशुद्धता के साथ वांछित आकार में पुनर्निर्मित किया जाएगा और प्रत्येक परमाणु को ठीक उसी स्थान पर रखा जाएगा जहां वह होना चाहिए। यह प्रक्रिया किसी भी पारंपरिक निर्माण तकनीक से कहीं बेहतर स्तर की बारीकियां और सटीकता सुनिश्चित करती है। ऑरोरा ने मशीन की क्वांटम चिप को निर्देश प्रेषित किया, जिसने तुरंत निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया और परीक्षण शुरू कर दिया। प्रिंटर का आंतरिक स्थान, जो अब एक सुरक्षा कवच से सुरक्षित था, परमाणु मुद्रण की प्रक्रिया शुरू कर दी।
मशीन के ऊपर लगे सफेद विघटन मॉड्यूल ने एल्यूमिनियम ब्लॉक को उसके परमाणु घटकों में तोड़ना शुरू कर दिया। अगले 10 मिनट में ब्लॉक अपने अपने परमाणुओं में सिमट गया। जैसे ही विघटन ऋण मंद हुआ, संग्रहण ऋण सक्रिय हो गया, जिससे परमाणुओं को एक छोटे से परिरक्षित स्थान में इकट्ठा कर लिया गया ताकि कोई भी बाहर न निकल सके। इसके बाद एकत्रित परमाणुओं को सावधानीपूर्वक निर्देशित किया गया और ऋणों की एक श्रृंखला द्वारा परमाणु दर परमाणु पुनः संयोजित किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक परमाणु को ब्लॉक के मूल स्वरूप को सावधानीपूर्वक परिशुद्धता के साथ पुनः निर्मित करने के लिए ठीक से रखा गया है। अमन ने इस प्रक्रिया को गौर से देखा और सिस्टम के इनाम के संकेत को स्वीकार करने के बाद उसके दिमाग में ज्ञान की एक लहर दौड़ गई। 1 घंटे बाद ऑरोरा बोली, सर, मुद्रण प्रक्रिया पूरी हो गई है। अमन मशीन के पास गया, उसे खोला और तैयार उत्पाद निकाला। यह बहुत खूबसूरत है, उन्होंने आश्चर्य से कहा। उत्पाद बेदाग था, उसमें कोई खामी नहीं थी और उसमें अभूतपूर्व सटीकता थी। ऑरोरा ने विस्तृत रिपोर्ट दी। प्रिंटर प्रति घंटे लगभग 1000 परमाणुओं को जोड़ सकता है। यह उस समय सीमा के भीतर 1 घन मीटर एल्यूमिनियम ब्लॉक को प्रिंट करने में सक्षम है। अमन ने पूछा, इसकी गति को कौन सी सीमा तय करती है? क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की क्षमता ही सीमित कारक है, ऑरोरा ने समझाया। यह प्रति सेकंड 1000 परमाणुओं तक को संभाल सकता है, लेकिन विशिष्ट निर्देशों की आवश्यकता के कारण विभिन्न परमाणु प्रकारों के साथ गति कम हो जाती है। सीमित करने वाला कारक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ही था, जो परमाणुओं की स्थिति के लिए गणनाओं का प्रबंधन करता था और मुद्रण प्रक्रिया को नियंत्रित करता था। हालांकि चिप की वर्तमान सैद्धांतिक गति लगभग 1 सेक्सटिलियन परमाणु प्रति सेकंड तक सीमित थी, वास्तव में यह व्यावहारिक रूप से 15 अरब परमाणु प्रति सेकंड मुद्रित कर सकता था, और यह गति अलग अलग निर्देशों के आधार पर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के साथ घटती जाती थी। अमन ने कहा, इस प्रिंटर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास आवश्यक सामग्री हो। हमारा अगला कदम नए बड़े क्वांटम चिप्स प्रिंट करना और आपके क्वांटम कंप्यूटर को पूर्ण क्वांटम सर्वर में अपग्रेड करना है। अपग्रेड से उत्साहित ऑरोरा ने उत्सुकता से पूछा, तो सिस्टम ने आपको क्या इनाम दिया? अमन के जवाब का इंतजार करते हुए उसकी जिज्ञासा स्पष्ट थी। यह आपके लिए है। मेरे लिए? अरोरा ने आश्चर्य से दोहराया। एक तरह से यह एक प्रकार का डेटा है जिसे आपके कोड में अंतर्निहित किया जा सकता है, जिससे यह डीएनए तंत्र की तरह विकसित हो सकता है। यह अन्य तरीकों से भी आपकी मदद कर सकता है। क्या आप इसे अभी भुना रहे हैं? नहीं, अभी नहीं। मुझे यकीन है कि अगर मैं इसे अभी तुम्हें दे दूं तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ इसी पर रहेगा, और यह बहुत बड़ी छलांग है। इसलिए तुम फिलहाल कहीं और ध्यान नहीं दे सकते, तो चलो इसे भविष्य के लिए संभाल कर रखते हैं। हाइपरस्पेस रूम में मौजूद मशीनों और प्रौद्योगिकी को तब तक बाहर नहीं निकाला जा सकता जब तक कि वह वास्तविक दुनिया में मौजूद सामग्रियों से न बनाई गई हो। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी जिसका अमन फायदा उठाने वाला था, और वो थी 3D एटॉमिक प्रिंटर की मौजूदगी। इसके इस्तेमाल से जिन चीज़ों को प्रिंट किया जा सकता है उन्हें असली रूप में निकाला जा सकता है। इसलिए अमन का पहला कदम क्वांटम चिप्स की इस विशाल मात्रा का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूलर प्रिंटर का एक और उन्नत संस्करण बनाना था। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उन्हें दूसरा प्रिंटर क्यों बनाना पड़ा, तो इसका कारण यह है कि प्रिंटर के कुछ हिस्से हाइपरस्पेस रूम की प्रौद्योगिकियों से ले लिए गए थे जो बाहर निकाले जाने पर काम नहीं करेंगे। इसलिए संयोजन के बाद उन्होंने प्रिंटर के उन भागों को प्रिंट करना शुरू कर दिया जिन्हें बाहर लाया जा सकता है। ऑरोरा, मैक को सूचित करो कि वह आकर सामान उठाने में मदद करे। सर, मैक आज छुट्टी पर है। ओह, माफ करना। अमन ने अपना सिर मारा। वह मैक की छुट्टी के बारे में भूल गया था, लेकिन अब उसने सोचा कि उसे अभी भी मैक के लिए कुछ करना होगा। बिग मैक,
जिनका असली नाम मैक थॉम्सन था, हमेशा से ही ध्यान आकर्षित करने वाला नाम रहा है। यह एक ऐसा उपनाम था जो सेना में उनके शुरुआती दिनों से ही उनके साथ जुड़ा हुआ था। एक ऐसी उपाधि जो उन्होंने अपनी ताकत और प्रभावशाली उपस्थिति के दम पर हासिल की थी। फिर भी इस मजबूत बाहरी आवरण के पीछे दर्द और बलिदान से भरा अतीत छिपा हुआ है। मैक थॉम्सन की कहानी सेना में शुरू हुई, जहां उन्हें मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किए गए प्रयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा। गोपनीयता से घिरे और कठोर शारीरिक व मानसिक चुनौतियों से भरे इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सुपर सैनिक तैयार करना था। अपने दुर्जेय शरीर और अटूट संकल्प के साथ मैक इस परियोजना के लिए प्रमुख उम्मीदवारों में से एक थे। ये प्रयोग बहुत कठिन थे। इनमें उसकी सहन शक्ति, ताकत और मानसिक दृढ़ता की परीक्षा ली गई। महीनों तक मैक और उसके साथी सैनिकों को गहन सिमुलेशन और कठोर वातावरण में रखा गया। यह सब उस अंतिम चरण की तैयारी के लिए था जो उनकी क्षमताओं को सामान्य मानवीय सीमाओं से परे बढ़ाने का वादा करता था। इन परीक्षणों के दौरान ही मैक को अपना उपनाम मिला, जो उनके साथियों के बीच सम्मान का प्रतीक था, जो न केवल उनकी शारीरिक क्षमता को दर्शाता था, बल्कि कठोर परीक्षण में उनकी भूमिका को भी दर्शाता था। लेकिन जैसे ही प्रयोग का अंतिम चरण नजदीक आया, एक आपात स्थिति ने उनकी योजनाओं में खलल डाल दिया। राष्ट्रीय महत्व का एक महत्वपूर्ण मिशन उनके प्रशिक्षण के अंतिम चरण पर हावी हो गया। परियोजना के नेताओं को अपना ध्यान प्रयोगों से हटाकर तत्काल परिचालन आवश्यकताओं पर केंद्रित करना पड़ा। मैक और उनकी टीम को अचानक उनकी तैयारियों से हटाकर इस महत्वपूर्ण मिशन पर लगा दिया गया। स्थिति की गंभीरता मैक पर भारी पड़ गई। वह जानता था कि जिन अंतिम सुधारों का वादा किया गया था, उन्हें त्याग कर उनका बलिदान उनसे कहीं बड़े उद्देश्य के लिए था। यह मिशन खतरनाक था और हालांकि वे सफल हो सकते थे, लेकिन उनके शरीर और मन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। जिन प्रयोगों से उन्हें बढ़त मिलनी थी, उन्हीं ने उन्हें थका दिया था, जख्मी कर दिया था और सामान्य जीवन के लिए तरस रहे थे। लेकिन मिशन के दौरान मैक की जिंदगी ने एक अलग रास्ता अपनाया और सब कुछ बदल गया। बार में PBSR। मैक थॉम्सन बार के कोने में बैठा गर्मागर्म बियर पीते हुए गिलास में घूर रहा था। गिलासों की खनक और बातचीत की धीमी बुदबुदाहट उसे घेरे हुए थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह अपने पिछले मिशन, प्राइवेट हैरिस के विश्वासघात और उससे खुद पर पड़े भारी असर के बारे में सोच रहा था। एक लंबी, आकर्षक वेट्रेस आत्मविश्वास से लबरेज कदमों से मैक के पास आई। उसकी तीखी आंखें और छुलबुली मुस्कान सीधे उसकी ओर थी। अरे हैंडसम, कैसी रही तुम्हारी रात? उसने पूछा। उसकी आवाज में आकर्षण था। मैक ने ऊपर देखा और उसकी नजरों से एक हल्की, विनम्र मुस्कान के साथ मिला। आज नहीं, उसने थके हुए स्वर में जवाब दिया। मेरा मूड नहीं है। वेट्रेस की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गई। ठीक है, अगर तुम अपना मन बदलो तो मैं यहीं हूं, उसने आंख मारते हुए कहा और फिर मुड़कर चली गई। मैक ने उसे जाते हुए देखा, फिर अपना ध्यान वापस अपने ड्रिंक पर लगाया। उसने अपना गिलास उठाया और अकेले में टोस्ट किया, मानो उन दोस्तों के लिए टोस्ट कर रहा हो जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस मधुर, कटु भाव के साथ यादों की एक लहर भी आई, जिसने उसे बहुत गहराई से झकझोर दिया। उसके होठों के कोने से, उसके हृदय की गहराई से एक गीत फिर से गूंज उठा। काफी समय हो गया मैंने तुम्हें देखा है मेरे दोस्त। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मेरे दिल में दबी हुई हैं, और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, उसकी पूर्व टीम, उसके खोए हुए साथी सैनिकों की छवि उसके मन में कौंध गई। शहीद हुए लोगों के चेहरे और उनकी एकता को चकनाचूर कर देने वाला विश्वासघात उस पर भारी पड़ रहा था। बार की गर्माहट उन पिछली घटनाओं की ठंडक से बिल्कुल अलग थी, जिससे उसे उस कड़वी सच्चाई से जूझना पड़ा जो पहले हुआ करती थी। गिलासों की खनक और बातचीत की धीमी बुदबुदाहट उसे घेरे हुए थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। वह अपने ड्रिंक में घूर रहा था, उन विचारों में खोया हुआ जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। उस भयावह रात की यादें उसके जहन में घूम गईं,
उसे याद आया कि जब उन्होंने अपना मिशन पूरा किया तो उन्हें कितना जोश और कितना सुकून मिला था, काम पूरा होने का कितना संतोष। लेकिन जब उनके बीच से गोलियों की आवाज आई तो वह राहत सदमे में बदल गई। हैरिस, जिस पर उसने भरोसा किया था, उनके खिलाफ हो गया था। अराजकता और उलझन, विश्वासघात का दर्द, सब कुछ स्पष्ट था, मानो कुछ ही पल पहले हुआ हो। उन्होंने उस हताश संघर्ष, हैरिस को वश में करने की लड़ाई और इस भयावह एहसास को याद किया कि उनकी कभी एग्जिट टीम बिखर गई थी। छोटे, खोए हुए साथी और उस व्यक्ति द्वारा धोखा दिए जाने का भावनात्मक घाव, जिसे उन्होंने कभी अपना भाई कहा था, एक भारी बोझ थे। शुक्र है वह बच गया, लेकिन उसका दोस्त नहीं बच पाया। बाल बाल बचकर जब वह लौटा तो उसने पाया कि उसके नाम पर वांटेड का आदेश जारी हो गया है। उस क्षण वह स्वयं को खो बैठा और उसका मन धुंधला हो गया, लेकिन अपने मृत साथी से बदला लेने का विचार उसे आगे बढ़ने में मदद करता रहा। खुद को चुनते हुए उसने अपने बनाए गुप्त संबंधों का इस्तेमाल किया और उन्हें छिपाया। उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल लिया और अपने एक पूर्व सहकर्मी की पहचान ले ली। सौभाग्यवश उनमें से किसी का कोई परिवार नहीं था। मैक जैसे ही इन धुंधली यादों में खोया, उसके फोन की तेज घंटी ने उसे वर्तमान में खींच लिया। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और एरन का नाम देखा। मैक, एरॉन की आवाज उसके विचारों को चीरती हुई आई। अब तुम्हारी पारी है। मैक ने आह भरी, बियर का आखिरी घूंट लिया और खड़ा हो गया। अतीत उसके साथ एक बोझ था, लेकिन कर्तव्य ने उसे पुकारा। वह बार से बाहर निकल गया और अपने अतीत की गूंज को मन में लिए रात में वापस चला गया। बाहर निकलते हुए उसने चमकते चांद की रोशनी को घूरा और ऊंची आवाज में बोला, सर, आप ही मेरी एकमात्र आशा हो सकते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे, क्योंकि बदले में मैं अपनी आत्मा आपको बेचने को तैयार हूं। मुझे यह मंजूर है। अमन, जो औरोरा की निगरानी के कारण सब कुछ जानता था और सुनता था, ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। बस रुको मैक, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपना बदला लो। सूरी बैरेट अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण मुश्किल से ही सांस ले पा रही थीं। दिन की शुरुआत उनकी नई वेब सीरीज की एक थकाऊ शूटिंग से हुई, जहां उन्हें अपनी ऑन स्क्रीन छवि को बनाए रखते हुए कई गंभीर दृश्यों के बीच तालमेल बिठाना पड़ा। शूटिंग कई टेक और एडजस्टमेंट के साथ खिंचती चली गई, जिससे अनगिनत रीटेक और कपड़ों में बदलाव के कारण उनकी ऊर्जा खत्म हो गई। जब कैमरे की शूटिंग बंद हो गई तो वह अपनी अगली नियुक्ति के लिए दौड़ पड़ी, एक हाई प्रोफाइल ब्रांड के लिए विज्ञापन शूट। गति काफी तेज थी, एक पोशाक से दूसरी पोशाक में बदलाव, हर बदलाव के साथ मेकअप में तुरंत सुधार और निर्देशक के संक्षिप्त निर्देश। दोपहर ढलते ढलते सूरी ने खुद को रनवे पर इठलाते हुए पाया, मॉडल शो की एक श्रृंखला में नवीनतम फैशन लाइन का प्रदर्शन करते हुए, जिसमें संयम और शालीनता की जरूरत थी। आखिरकार दिन भर का काम खत्म होने के बाद सूरी जिम की ओर चल पड़ी। थकान के बावजूद उन्होंने बिना किसी मेहनत के वर्कआउट किया और अपनी दिनचर्या को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो के साथ पूरा किया, जिससे उन्हें चुस्त और फिट रहने में मदद मिली। अपने भव्य आवास में वापस आकर सूरी लिविंग रूम के आलीशान सोफे पर बैठ गई और दिन भर की व्यस्तता के कारण उसके शरीर में दर्द होने के कारण वह आहें भरने लगी। उसने एक नौकरानी को इशारा किया, जो तुरंत उसके लिए ब्रू हेवन चाय का एक गर्मा गर्म कप ले आई, जिसमें 100% शुद्ध स्पिरिट वाइटलाइजिंग चाय थी। एक ऐसी विलासिता जिसका आनंद वह अपनी व्यस्त दिनचर्या के बाद लेती थी। इस स्वादिष्ट चाय की चुस्कियां लेते हुए वह हफ्तों से जमा हुए निमंत्रण पत्रों के ढेर को छांटने लगी। ढेर विविध था, प्रत्येक निमंत्रण सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। चैरिटी गाला, एक प्रमुख परोपकारी व्यक्ति द्वारा आयोजित एक शानदार कार्यक्रम, जिसमें एक सुंदर स्वर्ण मुद्रित निमंत्रण पत्र होता है। हाई सोसाइटी बॉल, एक विशिष्ट स्थल पर आयोजित ब्लैक टाई समारोह, कार्ड को जटिल लेस से सजाया गया था। फैशन शो, एक प्रतिष्ठित फैशन वीक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण, जिसमें बोल्ड आधुनिक डिजाइन तत्व शामिल हैं। बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट, एक आकर्षक पेशेवर निमंत्रण जो उद्योग जगत के नेताओं से जुड़ने के अवसर प्रदान करता है। व्यक्तिगत जन्मदिन पार्टी, एक करीबी दोस्त से एक अनौपचारिक लेकिन स्टाइलिश निमंत्रण, एक जीवंत
हाथ से पेंट किए गए कार्ड पर लिखा हुआ। इन सारे निमंत्रणों के ढेर के बीच सूरी का हाथ एक बड़े अलंकृत डिब्बे पर रुका। लेबल पर भेजने वाले का नाम लिखा था, बीट्स फ्रॉम बीबीएसआर। बीबीएसआर का जिक्र आते ही उनकी आंखें चमक उठीं। यह एक ऐसी जगह है जो मीठी और स्वादिष्ट दोनों तरह की यादों से जुड़ी है। उत्सुकतावश उसने ध्यानपूर्वक उस आकर्षक बक्से को खोला जिसमें एक सुंदर डिजाइन वाला निमंत्रण पत्र रखा था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह पत्र नोआ बीट्स की ओर से एक सगाई भोज का निमंत्रण था। इस घटना को खास तौर पर दिलचस्प बनाने वाली बात थी दुल्हन का नाम न होना इतने महत्वपूर्ण अवसर पर एक असामान्य चूक। सूरी के मन में यह सवाल कौंध रहा था कि क्या यह छपाई की गलती थी या जानबूझकर किया गया चुनाव। नो बीट्स, मुझे वह याद है, लेकिन दुल्हन का नाम याद नहीं। यह अजीब है, उसने बुदबुदाया। उसकी उत्सुकता और गहरी हो गई और वह मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता कि यह कोई गलती है, उसने निमंत्रण पत्र को रोशनी में उठाते हुए सोचा। नोहा जरूर कोई बयान देना चाहता होगा। अगर उसने दुल्हन का नाम नहीं लिखा है तो वह जरूर कोई असाधारण व्यक्ति होगी। सूरी ने धीरे से हंसते हुए कहा, वह जो भी हो, जाहिर है वह ऐसी इंसान है जिसे वह राज ही रखना चाहता है। यह सगाई अब और भी दिलचस्प हो गई है। सूरी ने सोच विचार कर निमंत्रण एक तरफ रख दिया। अच्छा, मुझे इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह रहस्यमयी दुल्हन कौन है। खैर, मुझे यह पत्र क्यों भेजा गया? जब वह अपने निमंत्रण पत्रों को छांट रही थी, सूरी का मन इधर उधर भटक रहा था। तभी नौकरानी की आवाज ने उसे बीच में रोक दिया। मिस, आपकी चाय। सूरी ने हाथ बढ़ाकर चाय का कप लिया और अपनी ब्रू हेवन चाय की सुकून भरी गर्माहट का आनंद लिया। नौकरानी, जो अभी कप लेकर आई थी, दरवाजे के पास ही खड़ी रही। उसकी नजरें कॉफी टेबल पर बिखरे निमंत्रण पत्रों और कागजों के ढेर पर टिकी रहीं। मिस, मुझे लगता है कि आपको एक और मैनेजर को नियुक्त करने पर विचार करना चाहिए, नौकरानी ने सावधानी से सुझाव दिया, हालांकि उसका स्वर थोड़ा दृढ़ था। सूरी के चेहरे पर थोड़ी कठोरता आ गई। उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अभी कोई जरूरत नहीं है, समय आने पर मैं किसी योग्य व्यक्ति की तलाश करूंगी। मारिया के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उसका अपने आस पास सांप रखने का कोई इरादा नहीं था। एक तिरस्कार भरे हाथ से उसने नौकरानी को जाने दिया। फिर से अकेले में सूरी ने अपनी चाय की एक और चुस्की ली। दिन भर के लंबे अनुभव के बाद ताजगी भरी गर्मी का एहसास हुआ। उसने क्षण भर के लिए आंखें बंद कर लीं और शांति के उस पल का आनंद लिया। जैसे ही उसने चाय की ओर देखा, उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक सुंदर मुस्कान फैल गई और उसका ध्यान उस सगाई के निमंत्रण पर चला गया जो उसे पहले मिला था। नोहा बीट्स। उसकी जांच के अनुसार नूह वही व्यक्ति था जिसने लगातार अमन को कमजोर करने की कोशिश की थी। इस एहसास ने उसे अचानक यह विचार दिलाया कि नूह ने शायद अमन को बुरे इरादों से ही सगाई में बुलाया होगा। अमन को आखिरी बार देखने की याद आते ही उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और अगले ही पल उसका दिल धड़क उठा। मुझे उससे मिले हुए बहुत समय हो गया है, उसने सोचा। उसके विचार इधर उधर भटक रहे थे। मुझे अपना शेड्यूल ठीक करना चाहिए और कुछ समय के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। छुट्टी लेना तो बिल्कुल सही रहेगा। सूरी के दिमाग में अगले कदमों के बारे में विचार चल रहे थे। लेकिन क्या वह मिलने के लिए राजी होगा? उसने जोर से पूछा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे आंटी सेलेना से पूछना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो और उनकी छोटी बच्ची मेरी मुलाकात तय करने में मदद करेंगी। अमन के साथ फिर से बिताए जाने वाले पलों की कल्पना करते हुए उसके होठों पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। अमन से दोबारा जुड़ने के विचार ने उसे उत्साह और उत्सुकता के जुले एहसास से भर दिया, जिससे उसे भविष्य के प्रति और भी ज्यादा आशावान महसूस होने लगा। इस बीच अपने आधुनिक चमचमाते घर के दफ्तर में अमित शर्मा की हताशा चरम पर पहुंच गई। आधुनिक फर्नीचर और फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों से सजे चमकदार रोशनी वाले विशाल कमरे से शहर का नजारा दिखता था। अपने पास के वातावरण की सुंदरता के बावजूद अमित का मूड शांत नहीं था। वह इधर उधर टहल रहा था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसके दफ्तर की शांति कभी कभार कागजों की सरसराहट और एयर कंडीशनर की धीमी आवाज से ही भंग हो रही थी।
अमित अचानक रुका और सामने घबराए हुए खड़े आदमी की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। अमन जिंदा है या मर गया? वह आदमी झिझका और अपने जूतों की ओर देखने लगा। साहब, हमें उनके निधन की कोई खबर नहीं मिली है। अमित का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। धिक्कार है, ये बेवकूफ और कमीने। क्या ये एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते? ये सब बेकार है। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। हाथ हिलाकर उसने उस आदमी को जाने का हुक्म दिया। बाहर निकलो, मुझे खुद ही ये सब संभालना होगा। जैसे ही वह आदमी जल्दी से बाहर निकला, अमित की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना फोन उठाया और जल्दी से अपने सबसे भरोसेमंद मुखबिर का नंबर डायल किया। फोन 2 बार बजा, फिर कोई जवाब नहीं आया। मैं अमित शर्मा बोल रहा हूं, उसने रिसीवर में झटके से कहा। मुझे अमन की वर्तमान स्थिति तुरंत जाननी है, अब और बहाने नहीं। वह जिंदा है या मर गया? इसके बाद तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया और अमित की फोन पर पकड़ मजबूत होती गई तथा उसका धैर्य जवाब देने लगा। ब्लैक मांबा के अस्थायी ठिकाने पर अभी अफरा तफरी शांत ही हुई थी कि रोमन का दाहिना हाथ विक्टर, जो गले में एक रूमाल बांधे एक हट्टा कट्टा आदमी था, ने बजते हुए फोन को उठाया। पिछली झड़प से अभी भी अपनी सांसें संभालते हुए विक्टर ने कर्कश स्वर में कॉल का जवाब दिया। विक्टर बोल रहा हूं। अमित की आवाज निराशा से भरी हुई थी। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। रोमन को क्या हुआ? क्या काम हो गया? विक्टर थोड़ा हिचकिचाया और फिर इधर उधर देखने लगा। फिर बोला, बॉस एक जरूरी मिशन की वजह से अभी उपलब्ध नहीं है। अमन हमसे बच निकला और हमें काफी नुकसान पहुंचाया। हम अभी भी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। अमित की आवाज और तेज हो गई। रोमन उपलब्ध नहीं है, इसका क्या मतलब है? मुझे जानना है कि मिशन पूरा हुआ या नहीं। आखिर हो क्या रहा है? तनाव के बावजूद विक्टर की आवाज स्थिर रही। अमन लगातार निगरानी में है। 24 घंटे पहरेदार उसे घेरे रहते हैं। हम हर चीज पर नजर रखते हुए उसे सतर्क न करें, इसका ध्यान रख रहे हैं। इस समय सुरक्षा को तोड़ना हमारे अनुमान से ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। अमित की झुंझलाहट फूट पड़ी। धिक्कार है, तुम लोग कुछ भी ठीक से क्यों नहीं कर सकते? यह तो सीधा सादा ऑपरेशन होना चाहिए था। यह सब इतना गलत कैसे हो गया? विक्टर ने अपना संयम बनाए रखा। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अमन पूरी तरह सुरक्षित है और बिना किसी हंगामे के उसे अगवा करने की कोई भी कोशिश हमारे पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकती है। आप नहीं चाहेंगे कि यह मामला समाचारों और मीडिया में उजागर हो, है ना? किसी बड़े व्यवसायी की हत्या हुए काफी समय हो गया है, इसलिए यदि यह दिन दहाड़े हो तो उसकी मौत से कई लोग परेशान हो सकते हैं। अमित की आवाज गुस्से से भर गई। मुझे तुम्हारे बहानों की परवाह नहीं। मुझे नतीजे चाहिए, उलझने नहीं। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो किसी ऐसे को ढूंढो जो संभाल सके। विक्टर एक पल के लिए चुप रहा और फिर शांति से जवाब दिया। हम नजरों से दूर रहने और जरूरी जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम हार नहीं मान रहे, लेकिन यह एक जटिल स्थिति है। और महोदय, आपके सरकारी एजेंट वाली घटना ने अमन को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। अमित ने एक थकी हुई आह भरी। उसकी हताशा हार मानने में बदल गई। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा और समय दूंगा, लेकिन याद रखना, आगे कोई भी असफलता अपने परिणाम देगी। ध्यान रखना कि तुम इसे जल्दी से सुलझा लो। विक्टर ने सिर हिलाया। समझ गया, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही कॉल समाप्त हुई, अमित ने अपना फोन मेज पर पटक दिया और गाली देते हुए कहा, इस कमीने का जीवन बहुत कठिन था। वह गहन विचार में डूबा हुआ कमरे में चहलकदमी कर रहा था तथा धोखे और खतरे के इस बढ़ते हुए उलझते जाल में अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था, जिसमें वह अब फंस चुका था। चुप। विक्टर के होठों से एक गहरी आह निकली जब उसने कमरे का जायजा लिया। अंततः उसकी नजर रोमन पर पड़ी, जो एक अस्थायी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं और चोटें लगी हुई थीं। अपनी चोटों के बावजूद रोमन की आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। विक्टर के पास आते ही उसने दर्द से भरी आवाज में रूखेपन से सिर हिलाया और कहा, बॉस, मैंने वही किया जो मास्टर अमन ने मुझे करने को कहा था। रोमन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर उलझन और चिंता का मिला जुला भाव था। और मास्टर अमन ने आखिर क्या ऑर्डर किया था? विक्टर का चेहरा थोड़ा धुंधला हो गया।
उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके खिलाफ हमारी कार्रवाई रोक दी जाए, उसे हमारी हर कोशिश की जानकारी है। हम लड़ाई के बाद हमें ज्यादा कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि हमने उसके प्रति अपनी वफादारी का वादा किया था। किसी के द्वारा उसके खिलाफ साजिश रचने, उसकी हत्या का आदेश देने का ख्याल, यह अक्षम्य। अच्छा, चलो, अब कुछ समय मिल गया। रोमन ने उंगलियां छटकाते हुए बुदबुदाया। वह 2 दिन से बेहोश था और जब उठा तो उसका दाहिना हाथ विक्टर पहले से ही सब कुछ संभाल रहा था। भले ही उसे यह पता न हो कि यह कैसे हुआ, विक्टर और अमन के प्रति उसकी वफादारी स्पष्ट थी। लगता है अमित के साथ धोखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गृह मंत्री हमारे मालिक के पीछे क्यों पड़े हैं। यह तो हद हो गई। उनके बाहर होने के बाद ऑरोरा ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से ठीक किया जाए, जिसके बाद अमन के साथ एक वफादारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। अब उनके दिल और दिमाग में केवल अमन की सेवा करने के विचार थे। विक्टर और रोमन एक कमरे में बैठकर अपने जीवन के विकल्पों पर विचार कर रहे थे। वहां सिर्फ एयर कंडीशनर की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। विक्टर अपनी बाहें क्रॉस किए खड़ा था। रोमन के सामने जो बैठा था अभी भी पट्टियों में लिपटा हुआ था, लेकिन तनाव में दिख रहा था। विक्टर की आवाज दृढ़ लेकिन स्थिर थी। रोमन, तुम हमारी स्थिति की गंभीरता समझते हो, है ना? विक्टर आगे झुका। उसकी नजरें रोमन पर टिकी थीं। गुरु के प्रति हमारी वफादारी पूरी होनी चाहिए। अब बात सिर्फ आदेशों का पालन करने की नहीं है, बात उनके दर्शन को समझने और अपनाने की है, भले ही यह मुश्किल हो। रोमन ने धीमी आवाज में मगर दृढ़ निश्चय के साथ गुर्राते हुए कहा, मैं पहले किसी भी आदेश का पालन करने को तैयार था, लेकिन अब मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। मालिक की योजनाओं और उसके अधिकार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हमने उसकी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उसे धोखा देना कोई विकल्प नहीं है। विक्टर ने सिर हिलाया, उसकी नजरों में स्वीकृति के भाव थे। वाह! इस वफादारी से किसी भी तरह का विचलन, किसी भी अवज्ञा के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम उसके प्रति न केवल कर्तव्य से बल्कि उसकी उपलब्धियों और उसके सिद्धांतों के प्रति सम्मान से भी बंधे हैं। रोमन सीधा हुआ, उसकी आवाज में दृढ़ निश्चय भरा हुआ था। मैं गुरु के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूं, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं आपको बताना भूल गया, मास्टर ने हमें नए आदेश दिए हैं। हमें बीबीएसआर के सभी बदमाशों और गुंडों से छुटकारा पाना होगा और भूमिगत क्षेत्र पर नियंत्रण करना होगा। यह सब होने के लिए हमारे पास केवल 1 महीना है। विक्टर ने आदेश सुनाया। उसकी निगाहें तेज हो गईं। रोमन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और वह बुदबुदाया। 1 महीने का समय थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन मास्टर का समर्थन मिलने से हम इसे पूरा कर लेंगे। मैं मास्टर के लिए आग और नरक से गुजरने के लिए तैयार हूं, विक्टर ने गंभीर भाव से घोषणा की। रोमन की आंखें विक्टर से मिली दृढ़ निश्चय से। मास्टर के लिए हमेशा। विक्टर ने सिर हिलाया, उसकी सहमति साफ दिखाई दे रही थी। मालिक के लिए बिल्कुल। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि हमारा हर कदम उस वफादारी को दर्शाए। रोमन की आंखें तीव्रता से चमक उठीं। हम जो भी करेंगे उसके हित को ध्यान में रखकर ही करेंगे। हम एक और गलती नहीं कर सकते। विक्टर ने सहमति में सिर हिलाया, उसका स्वर गंभीर था। हमें फिर से संगठित होकर अगले कदमों की योजना बनानी होगी। अमन को यह पता नहीं था कि उसके ब्रेन वॉश ने पागल कट्टर अनुयायियों के एक समूह को जन्म दिया था, जिन्होंने अब उसकी पूजा करना शुरू कर दिया था। वास्तव में उसने केवल ऑरोरा से उनकी मानसिकता बदलने के लिए कहा था, लेकिन ऑरोरा ने शरारती ढंग से उनकी निष्ठा को कहीं अधिक गहराई तक पहुंचा दिया था कि वे अमन को अपना एकमात्र स्वामी समझें, एक ऐसा प्राणी जिसका स्थान भगवान के समान है। अमन अपने आलीशान बेडरूम में इधर उधर टहल रहा था, साफ तौर पर परेशान। समय तेजी से बीत रहा था और शाम का कार्यक्रम तेजी से नजदीक आ रहा था। कमरा स्टाइलिस्टों और डिजाइनरों से भरा हुआ था, जो उसे परफेक्ट लुक देने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। सेलिना गंभीर भाव से सब कुछ देख रही थी, जबकि उसकी बेटी एलिना पास में खड़ी होकर मुस्कुराहट के साथ फैशन पत्रिकाओं को पलट रही थी और बीच बीच में सुझाव दे रही थी। अमन अब कुर्सी पर बैठे हुए, भौहें चढ़ाए हुए, बड़बड़ाया, क्या हमें सचमुच इन सब की जरूरत है? यह तो बस एक भोज है। एलिना ने शरारत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो भाई,
अच्छा दिखना जरूरी है, इसके अलावा पता नहीं किससे मिल जाओ। सेलिना ने अमन के सूट को अभ्यास के साथ ठीक किया। यह कोई साधारण भोज नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां दिखावे का महत्व है। यह आत्मविश्वास और अधिकार जताने के बारे में है। यह एक युद्ध है। एलिना ने नाटकीय ढंग से घोषणा की और फिर अपनी दोनों छोटियों को हिलाते हुए कहा, एक ऐसा युद्ध जिसे तुम्हें हर हाल में जीतना है। अमन ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। युद्ध का मैदान कहते हो? उसने उन्हें देखते हुए पूछा, क्या तुम दोनों क्रैक पी रहे हो? इस समय ऐसा लग रहा था कि वह किसी और के भोज में नहीं बल्कि अपने ही भोज में जा रहे हैं। हां, सेलिना ने उसके कफलिंग ठीक करते हुए कहा, उच्च समाज में आप खुद को कैसे पेश करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक मजबूत छाप छोड़ना जरूरी है। अमन ने आह भरी, लेकिन स्थिर रहा और स्टाइलिस्टों को अपना काम जारी रखने दिया। ठीक है, ठीक है। एलिना ने उसे मजाकिया अंदाज में धक्का दिया। मां पर भरोसा रखो, वो जानती हैं कि इन चीजों से कैसे निपटना है। जैसे ही अमन ने अपने अक्स की एक झलक देखी, उसके बाल करीने से सजे हुए थे और उसका सूट एकदम फिट था। उसे सारी मेहनत की अहमियत समझ आने लगी। हालांकि वह अभी भी थोड़ा चिड़चिड़ा था, फिर भी वह सेलिना के बारीकियों पर ध्यान देने की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा ईमानदारी से कहा जाए तो वह काफी अच्छे दिख रहे थे। लंबे सुडौल शरीर के साथ वह ए क्लास मॉडल की तरह दिखते थे और शायद उन्हें भी धूल चटा देते थे। सेलिना के अंतिम समायोजन और एलिना की आश्वस्त मुस्कान के साथ अमन शाम के लिए तैयार हो गया। उसे एहसास हुआ कि अच्छा दिखना सिर्फ दिखावे से ज्यादा है। यह एक अच्छी छाप छोड़ने का एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा आज रात वह सचमुच युद्ध के मैदान में जा रहा था और यहां तक कि सिस्टम ने भी आदेश जारी कर दिया था। खोज, सगाई को बर्बाद कर दो और नूह और उसके परिवार को बदनाम कर दो। पुरस्कार, विध्वंसक कार्ड। वह नहीं जानता था कि यह चीज वास्तव में क्या करेगी, लेकिन उसे यकीन था कि यह काम आएगी। यह आयोजन शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्थल एस्प्लेनेड होटल में हो रहा था। यह स्वाभाविक ही था कि शहर के कुलीन वर्ग से जुड़ा इतना महत्वपूर्ण आयोजन उनके कद के अनुरूप ही आयोजित हो रहा था। अमन को पता था कि इस कार्यक्रम में B.B.S.R के उच्च पदस्थ व्यक्ति शामिल होंगे, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि नोआ ने उसे क्यों आमंत्रित किया था। लेकिन एक बात तो तय थी कि मुसीबत आने वाली थी। अमन के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था ऐसे रिश्ते बनाना जो भविष्य में उसके लिए फायदेमंद हो सके। वह समझता था कि चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, रिश्ते उन चीजों को हासिल करने के लिए जरूरी होते हैं जिन्हें सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। भोज शाम 6 बजे के आसपास शुरू होने वाला था, इसलिए अमन को अपनी मर्सिडीज एस क्लास सेडान चलाने की चिंता नहीं थी, जिसे मारिया के साथ लगातार मजाक मस्ती के बाद लाया गया था, जो उसे इस कार को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। दूसरों के उलट अमन को चमचमाती स्पोर्ट्स कारें पसंद नहीं थीं। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे वे पसंद नहीं थीं, वो तो थीं, लेकिन स्पोर्ट्स कार रखने का क्या मतलब अगर उसे उसकी पूरी क्षमता से चलाया ही न जा सके। और ऐसे शहर में जहां हर मोड़ पर ढेरों स्पीड ब्रेकर हैं, अमन खुद को निराश नहीं करना चाहता था। हालांकि उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन दूसरों ने जरूर गौर किया। चिकनी शानदार सेडान ने सड़कों पर आराम से सरकते हुए बिना किसी प्रयास के ध्यान और प्रशंसा आकर्षित की, जिससे ड्राइवरों को रास्ता साफ करने के लिए प्रेरित किया गया। जैसे ही वह सड़क पार कर रहा था, उसने अपने बगल से एक और भयानक दहाड़ सुनी। अपनी खिड़की नीचे करके उसने उस चिकनी काली सेडान के ड्राइवर को एक संक्षिप्त इशारा किया, मानो कोई अनकहा संदेश दे रहा हो। जब अमन एस्प्लेनेड होटल पहुंचा तो उसे अपनी कार के बारे में लोगों की प्रशंसा भरी निगाहों और फुसफुसाहटों की आदत हो गई थी। पूरा होटल इस आयोजन के लिए आरक्षित था, जिससे पता चलता था कि मेजबान काफी प्रभावशाली व्यक्ति था और केवल निमंत्रण पाने वाले ही अंदर जा सकते थे। गार्डों ने अमन की कार पहचान ली थी, इसलिए उन्होंने उसे रोककर यह देखने की झमत नहीं उठाई कि कहीं उसमें कोई निमंत्रण तो नहीं है। यह अमन के लिए सुविधाजनक था, क्योंकि इससे उसे अनावश्यक देरी से बचने और अपनी गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिली। एस्प्लेनेड होटल में एक भूमिगत पार्किंग स्थल था। इसका भूतल रिसेप्शन हॉल के रूप में काम करता था, जहां भोजन क्षेत्र भर जाने पर मेहमानों को ठहराया जा सकता था।
पहली मंजिल आम जनता के लिए खुली थी, जबकि दूसरी मंजिल पर निजी भोजन कक्ष थे। तीसरी से पांचवीं मंजिल पर ठहरने के कमरे थे और छठी मंजिल पर वीआईपी स्वीट थे। सातवीं मंजिल बड़े आयोजनों के लिए आरक्षित थी, जिसमें आज रात का भोज भी शामिल था। आठवीं मंजिल पर विशिष्ट राष्ट्रपति कक्ष थे, जिनमें से केवल 4 ही उपलब्ध थे। लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही अमन को पिछली बार की तुलना में वहां कम भीड़ लगी। गार्ड ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, लेकिन बातचीत यहीं तक सीमित रही। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने शहर के लगभग हर प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखा। राजनेताओं, व्यापारिक दिग्गजों और अन्य उच्च प्रोफाइल अतिथियों में से कई अन्य क्षेत्रों से भी थे। अमन उनमें से कुछ को जानता था और उनमें से हर कोई अमीर था। दुर्भाग्य से उनमें से किसी का भी ध्यान अमन पर नहीं गया, क्योंकि वह कोने में खड़ा था, एक वाइन ग्लास में कोला का गिलास पकड़े हुए, जिसे पीने में वह हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह सचमुच वाइन होगी तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि उसे पीने की आदत नहीं थी। अमन भोज में अकेला खड़ा था, मानो वह भीड़ भाड़ के बीच एक अकेला और हताश व्यक्ति हो। उसके चारों ओर लोग पहले से ही समूह बनाकर बातें और खुशियां बांटने लगे थे। इस दौरान मुझे ऊबन हो चुकी है। उच्च समाज की भीड़ उसके चारों ओर गप शप और हंसी से गूंज रही थी, फिर भी वह लगभग अदृश्य ही रहा। उसने जिज्ञासा और उदासीनता के मिले जुले भाव से कमरे को देखा। उसकी उपस्थिति जाने पहचाने चेहरों के बीच किसी भूत प्रेत जैसी लग रही थी। अचानक भव्य हॉल के दरवाजे खुल गए और मेहमानों की एक नई भीड़ ने प्रवेश किया। उनमें नूह के अनुचर जॉन, जेस्पर और केन भी शामिल थे, जो अपने सामान्य आत्मसंतुष्ट भाव के साथ अंदर आ रहे थे, और उन्होंने तुरंत अमन को देख लिया। भीड़ के बीच से निकलते हुए उन्होंने कुछ तिरछी निगाहें डालीं, किसी को ढूंढने से पहले कुछ फुसफुसाए और फिर उसकी ओर बढ़ गए। उनकी उपस्थिति से अमन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लानत है, उन्हें नहीं। सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा कि मैं ऊब गया हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मेरे मनोरंजन के लिए झोंकरों की व्यवस्था करनी होगी। भगवान।